VME सोसाइटी के जिम्मेदारान और यहाँ पर जमा हुए ख़वातीन हज़रात, आज एक बहुत ही अहम दिन है, इसलिए कि हमारे शहर की एक बुजुर्ग शख्सियत अपनी तवील मेहनत। VME सोसाइटी के जिम्मेदारान और यहाँ पर जमा हुए ख़वातीन हज़रात, आज एक बहुत ही अहम दिन है, इसलिए कि हमारे शहर की एक बुजुर्ग शख्सियत अपनी तवील मेहनत शाखा के साथ अपना एक पर्चा उन्होंने 25 साल उसको शाया किया। लिखना, शाया करना, उसको छापना ये कोई बड़ी बात नहीं रही आज, मगर उसकी तकसीम करना वाकई बहुत बड़ा काम है। वो घर घर पहुँच कर उसको तकसीम करते हैं। असल खिदमत तो यही है, खिदमत लिखना, लिखाना, मवाद जमा करना, ये कोई बड़ी खिदमत नहीं है। तो इसमें मुझे एक शेर याद आता है, मारूफ शेर है, आप लोग सब कई बार सुने होंगे। परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, दिल पे गुजरती है रहम करते रहेंगे। उसकी अगर कोई अक्कासी आप देखना चाहते हैं तो अब्दुल बारी साहब को देख सकते हैं। इस तरह उन्होंने परवरिश का लफ्ज़ उसकी याद उन्होंने रखी है। वैसे आप जानते हैं कि अब्दुल बारी साहब एक चमड़े के ताजिर थे, शायद भूल गए, एक चमड़े के ताजिर थे और बम्बई में लेदर लार्ड नामी उनकी दुकान थी, जहाँ पर वो फिनिश लेदर बेचा करते थे और एक कामयाब ताजिर थे। वहाँ से वापसी के बाद उन्होंने ये उर्दू अदब और उर्दू की तरक्की और तरवीज का काम उन्होंने चुना और उस पर जो है साबित कदम रहे। असल चीज़ साबित कदम है। कोई भी काम उठाए, छोटी हो या बड़ी, जब तक आप साबित कदम रहेंगे उस वक्त तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकेगी। और ये काम कि ज़बान और कलम का काम, अल्लाह ताला कहता है कि मेरी दी हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है अल्लमाहुल बयान, हमने बोलना सिखाया, आपको नत्क़ सिखाया। अल्लमा बिल कलम, हमने कलम के जरिए, पेन के जरिए आपको जो है ये इल्म अता किया। तो इस इल्म को फैलाना, इस इल्म के मुताबिक अमल करना वाकई जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी की और बहुत सारे हमारे लोग भी करते रहे हैं। कुरान मजीद का एजाज़ देखिए कि वो बोलना और लिखना दोनों का तज़किरा किया, मगर आप लोग हमारी नौजवान नस्ल, हमारे लड़के और लड़कियां ताज्जुब करेंगे कि अभी तो कंप्यूटर का ज़माना है, कौन लिखता है, सब जो है टाइप करते हैं। तो कुरान मजीद की एक आयत है सूरह नून वल कलम वमा यस्तरून, अल्लाह ताला कसम खाता है कलम की, पेन की, और कहता है कि जिससे आप लिखते नहीं, वमा यक्तुबून नहीं कहा, वमा यस्तरून, जिससे आप सेंटेंस बनाते हैं, सतर बनाते हैं। तो सतर आप बनाएंगे कंप्यूटर में भी, लिखेंगे भी तो आप सतर बनाएंगे। तो रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी नेमत है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला कहता है कि मेरी नेमतें हैं, इनकी कदरदानी करो, इनका गैर मोहताज इस्तेमाल आप करोगे, गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल आप करोगे तो इसकी भी पूछगछ होगी, और इसका अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी फौज व फलाह का ज़ामिन करार देगा। तो बहरहाल माहनामा निशान मंजिल, मिल्लत निशान मंजिल अपने 25वें साल में ख़त्म रख चुका है या मुकम्मल कर चुका है, ख़त्म रख चुका है। तो वाकई जो है मुबारकबाद के काबिल हैं अब्दुल बारी साहब और उनकी सारी टीम, उनका सारा ग्रुप जो काम कर रहा है, सब मुबारकबाद के काबिल हैं। इसमें कितने लोगों का हिस्सा रहा कि आप लिखते हैं, जमा करते हैं और आपकी मुआविनत मुश्ताक साहब करते हैं, प्रूफ रीडिंग हमशीरा वो फरजाना इरफाना तज़ीन साहिबा करती हैं, फिर उसकी छपाई होती है और आप जो है घर घर इसको तकसीम करते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा काम है।
हमने देखा कि कितने अखबार आते हैं, शुरू होते हैं और कुछ दिनों के अंदर बंद हो जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर आपने मोहतरम अशरफ साहब ने हिंदुस्तान की बात कही, तमिलनाडु के अंदर सबसे पहला उर्दू अखबार जो निकला था जामिउल अखबार, वो चल रहा था, मगर आज हम देखते हैं कि मुसलमान ही रहा और कोई अखबार तो यहाँ पर बाकी नहीं है। तो ये क्यों ऐसा होता है? एक उर्दू के बहुत बड़े अदीब जो अंग्रेज हैं, इंग्लिस्तान के हैं, राल्फ रसल, आप में से अक्सर लोग पढ़े होंगे, जो उर्दू अदब को पढ़ते हैं, उन पढ़े बगैर तो उनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। तो उन्होंने जो है उर्दू में बहुत काम किया, इंग्लिस्तान में बैठकर काम किया, और गालिब पर जो है वो अथॉरिटी माने जाते हैं। तो वो लिखते हैं कि उर्दू जबान एक ज़रूरत की वजह से बनी, ज़रूरत की बिना बनी, कि यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीब और तमद्दुन के लोग जमा हुए और उनको चाहिए था कि एक ज़बान हो। तो एक ज़रूरत की वजह से बनी और इसकी इफादियत और सलाहियत की बुनियाद पर ये परवान चढ़ी, ये तरक्की पाई। और आखिरी जुमला वो लिखते हैं, और अपनों की बेरुखी और लापरवाही की वजह से वो तनज़्ज़ुल की तरफ चली गई। ये जो है इंग्लिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स जो उर्दू अदब के अंदर बहुत अज़न है, वैसा शख्स कहता है कि आज उर्दू की तनज़्ज़ुली का हम उसकी शिकायत करते हैं, उसका रोना रोते हैं और देखते हैं कि हुकूमत ने ऐसा किया, फिरका परस्तों ने ऐसा किया। नहीं, अगर हम चाहते तो इसको न सिर्फ बाकी रखते बल्कि इसको अपना असल मुकाम दिला सकते थे, और हमसे बड़ी कोताही हुई है और हमको ही जो है इसका इलाज भी करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारा ये इलाका जिला शुमाली आर्कॉट जिसको कहते हैं और मद्रास, ये हमारे इस तमिलनाडु की संगलाप जमीन जो उर्दू के लिए है, उसमें ये उर्दू का गहवारा माना जाता है। हमारे बुजुर्गान उन्होंने भी जरूरत की बुनियाद पर उर्दू जबान को इख्तियार किया, वरना मेरे दादा परदादा आप सबके कौन सी जबान बोलते थे? सब तमिल बोलते थे। मैं मेरी नानी साहिबा को उनको मुकम्मल उर्दू नहीं आती थी, आधी उर्दू और आधी तमिल, आज भी कर्नाटक वाले बोलते हैं वैसा। तो उन्होंने क्यों चुना उर्दू को? एक जरूरत थी, हमारे पास एक तिजारत थी जिसका ताल्लुक सारे हिंदुस्तान से था, बल्कि सारे बर्रे सगीर से। उस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा भी, काबुल के अंदर भी हमारे टी अब्दुल वाहिद साहब की टैनरी तो थी ना। तो सारे हिंदुस्तान में सफर करना था। उस वक्त जो जबान सारे हिंदुस्तान में बोली जाती थी वो यही उर्दू जबान थी, तो इसलिए उन्होंने इख्तियार किया। और दूसरी बड़ी वजह ये कि इस्लाम से करीब जाने की वजह, जाने का जरिया वो भी उर्दू जबान है। और हमारे पास उस जमाने में बहुत सारे उलमा इकराम आते थे, और खासतौर पर दारुल उलूम देवबंद से जो उर्दू बोलते थे, और उनका फैज़ था कि यहाँ पर उर्दू जबान यहाँ पर पैदा हुई। तो बहरहाल यहाँ भी जो है ज़रूरत की बुनियाद पर ये जबान बनी। तो आज क्या हमको इसे ज़रूरत नहीं है? ये ज़रूरत हमसे ख़त्म हो गई। ठीक है, आज हिंदुस्तान भर में ज़बान बोली नहीं जाती, मुख्तलिफ रियासती ज़बानों की अपनी ज़बानें हैं, रियासती हुकूमतों की अपनी ज़बानें हैं, मगर जो दीन का जो ताल्लुक़ है इसके साथ, क्या वो ख़त्म हो गया? आज भी बाकी है, बल्कि सारा ज़ख़ीरा जैसा आपने बताया कि सब इसके अंदर मौजूद है। तो वो ज़रूरत आज भी है, तो हमने उस ज़रूरत को छोड़ दिया, हम भूल गए। तो ये ज़मीन ऐसी थी यहाँ पर बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा पैदा हुए। यहाँ तक कि बताया जाता है कि गुंडू अब्दुल कादिर शाकिर साहब जो बड़े मशहूर शायर थे, वो भी चमड़े के तालिब थे। तो हैदराबाद जाया करते थे और वहाँ से चमड़े खरीद कर लाया करते थे। निज़ाम के दरबार में एक बार मुशायरा हुआ, तो उन्होंने जो है वहाँ पहुँचा और कहा कि मैं भी अपना कलाम पेश करना चाहता हूँ। लोग सोच रहे थे कि मद्रास से आया हुआ है जहाँ पर तमिल जबान बोली जाती है, एक शायर क्या बोलेगा। तो बस ऐसे ही उनको मौका दे दिया गया। जब उन्होंने कलाम सुनाया तो मेरे मुशायरा निज़ाम खुद थे, कौन से निज़ाम थे मुझे याद नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपने इतना अच्छा कलाम सुनाया कि हमारे दक्कन की सारी अदब पर भारी पड़ गया। तो अब मेरा जी चाहता है कि मैं आपको इनाम दूं, बताइए क्या इनाम दूं। तो चमड़े वाला क्या मांगेगा? वो कहे कि हैदराबाद में चमड़े का कमेला लगता है, वो मुझे दे दीजिए। तो बहरहाल जो मैं बताना चाहता हूँ कि तिजारत का, हमारी दीन का इस जबान के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक था जिसको हमने छोड़ दिया। तो उर्दू अदब पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं। जंग अजीम दुबम के बाद ये उर्दू अदब को गोया हाईजैक कर लिया गया। किन्होंने? तरक्की पसंदों ने, जो हकीकत में इश्तराकियत और कम्युनिस्ट नजरिए के हामिल थे।
उन्होंने जो है पूरा हाईलाइट कर लिया और सारे बड़े बड़े शोरा उन्हीं के थे, उन्हीं के नजरियात उर्दू अदब में आते थे। और उसके बाद हमने देखा एक दौर आया जदीदियत का, जदीद फलसफा, जदीद ये जिसे मॉडर्निज्म कहते हैं, आज तो पोस्ट मॉडर्निज्म भी आ गया, माबाद जदीदियत, तो उसका एक दौरा रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 25-30 सालों में इस्लामी अदब भी हमारे सामने आया है। इदारा अदब इस्लामी है जो इस्लामी अदब का अलम बरदार है और इस्लामी अक़दार पर मबनी पाक और साफ और सुथरा अदब सारे मुल्क के सामने उन्होंने पेश किया है। तो आज हमारे पास ये अदब भी मौजूद है। हमको चाहिए कि हम उसको पढ़ें, उसका मुताला करें, उससे इस्तिफादा हासिल करें। हम देखते हैं कि ज़बान जब तरक्की करती है, जब उसके सारे असनाफ में कोई नयापन पैदा हो, उसके अंदर तरक्की हो, एक ही जानिब वो अगर झुक जाए, ढुलक जाए, तो ज़बान तरक्की नहीं करती। हम देखते हैं कि हमारे पास नज़म में भी गज़ल में भी मज़ाहिया, इसी का दौर है। तो एक ज़बान कैसे तरक्की करेगी? सिर्फ आप ज़बान को मजाक बनाकर रखते हैं, लतीफ़ा बनाकर रखते हैं, तो कैसे ज़बान तरक्की करेगी? तो हमारे पास जो है नज़म के मुख्तलिफ असनाफ जो हैं, गज़ल हो, रुबाई हो, कसीदा हो, इन सब के अंदर हमारे नौजवान उठ खड़े हैं, लड़के भी हों, लड़कियां भी हों, जो इस मैदान के अंदर काम करें। फिर नसर के अंदर हम देखते हैं, नसर में दे के अफसाना बाकी रह गया, अफसाना निगारी। तो एक ही सनफ में आप एक ज़बान जो है कैसे तरक्की कर सकती है? इसमें हमारे पास इतने असनाफ मौजूद हैं, मज़मून नवीसी, कालम नवीसी, नक़्द व तबसरा, तसनीफ़ व तारीफ़, सहाफ़त, इंशाइया, अदब अतफ़ाल, तक़रीर, गुफ्तगू, ये सारे असनाफ हैं। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना नुक्ता नज़र जब लोगों के सामने पेश करते हैं, तो टेलीविज़न, टीवी जो है एक बेहतरीन ज़रिया है। तो उसके अंदर जो टॉक शोज चलते हैं, वो एक अजीब फन है। वहाँ बात करने का एक अजीब अंदाज होता है, सामने वाला क्या सवाल पूछेगा, हम देखते हैं कि हमारे लोगों को किस तरह आड़े हाथों जो एंकर लोग होते हैं वो करते हैं। तो वो हमारी नौजवान नस्ल सीखे और उर्दू में सीखे, उर्दू अदब में सीखे। अगर वो सही साफ शुस्ता उर्दू में जवाब दे, तो जवाब किस नुक्ते पर है, क्या पॉइंट है, कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ ज़बान दानी की वजह से अपनी बात मान लेगा। तो इन सब चीज़ों में हमको तरक्की करना है और वहाँ पर हमको काम करना चाहिए। जैसे कि सारे माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि बच्चे को उसकी मादरी ज़बान में पढ़ाया जाए। अगर मादरी ज़बान छोड़ के किसी और ज़बान में आप पढ़ाते हैं तो उस पर बहुत बड़ा जुल्म है। अगर उसको अल्लाह ताला क़ुव्वत गोया ही देता तो आपसे शिकायत करता है जुल्म की। आज यही जुल्म हम करते हैं अपने बच्चों पर। हम अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में कुछ अल्फाज बच्चा बोल दिया तो इतने खुश होते हैं कि समझ गए कि घर से जो है एक बहुत बड़ा अभी स्कॉलर पैदा हो गया। तो ये किसी गलत किस्म की शोहरत है और इज्जत हम समझते हैं। बच्चा आप जो ज़बान बात करते हैं उसकी माँ की जो ज़बान है उसमें सीखे तो कम वक्त में ज़्यादा सीखेगा। बच्चे का ज़माना जो है वोकैबुलरी को बिल्डअप करने का होता है, अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है अपने ज़हनों में वो शुरू के 3 सालों के अंदर जमा करता है। तो उसमें अगर उर्दू के अल्फाज नहीं गए तो आज यही हशर होगा। हम जो देखते हैं, अशरफ साहब ने जो शिकायत की कि अंग्रेजी में इतनी मिलावट होती है कि उसमें उर्दू को तलाश करना पड़ता है। ये क्यों? हमने जो है बच्चे को पढ़ाया ही उसी का। जब उसकी वोकैबुलरी बनती थी तो सारे इंग्लिश वोकैबुलरी उसके दिमाग में घुस गए, उर्दू कहाँ से बाकी थी। तो ये हमको खास ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने बड़े पते की बात लिखी है। वो कहते हैं कि माँ जब अपने माँ से बच्चा जब दूध पीता है तो सिर्फ दूध नहीं पीता, उनकी ज़बान भी पीता है, उसकी तहजीब और उसका अदब भी पीता है। तो आप दूध पिलाए और ज़बान को बदल दिया, तो ये कितनी बड़ी जुल्म हुई। तो हमको चाहिए कि हम इस बात का खास ख्याल रखें कि आप आगे क्या पढ़ाएंगे वो आप पर है, मगर बच्चा 5वीं क्लास तक कम से कम अपनी मादरी ज़बान उर्दू में पढ़े, वरना उर्दू की तरक्की के लिए कोई रास्ता खुला नहीं है जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। और दुनिया जो है देखती है कि जब कुछ लोग माँ बाप से बच्चों को जुदा कर देते हैं तो दुनिया जो है उस पर पीटती है और कहती है कि कैसे जालिम लोग हैं। अभी आपने देखा ना कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के ज़माने में जब वहाँ पे मुहाजिरीन गए तो उन्होंने रोक दिया, बच्चों को एक तरफ ले लिया, माँ बाप को एक तरफ। आपने अखबार में पढ़ा होगा, सारी दुनिया के अंदर वावेला मचा के कैसा जालिम है, बच्चों को अपनी माँ बाप से अलग कर दिया। तो इतना वावेला जब मचाते हैं
تو یہ جو ہے مادری زبان سے اگر کوئی الگ کر دیا، جو ماں کی زبان ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو آج لوگوں کو اور اصحاب اقتدار کے پاس ہمارے پاس پہنچنا اور کہنا ہے کہ کتنا بڑا ظلم آپ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا یہ صبح آپ نے بھی تذکرہ کیا، جناب اشرف صاحب نے بھی، کہ دراوڑ تحریک ان کی آج حکومت ہے۔ دراوڑ تحریک کی بنیاد بنی تھی مساوات پر، سماجی عدل پر، انصاف پر، یہ نام لے کر وہ لوگ گئے تھے۔ ان پر جو ناانصافیاں ہوئی تھی اس کے خلاف انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا تھا، اور آج کامیاب ہو گئے، اقتدار پر پہنچے، بلکہ 1963 سے وہ لوگ کسی نہ کسی نام سے جو ہے اقتدار پر قابض ہیں۔ تو جب آپ پر ظلم ہوا تو آپ نے تحریک چلائی اور یہاں پر سماجی انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، تو آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، وہ بھول گئے ہوں گے، اگر بٹھائیں گے، صحیح معنوں میں بٹھائیں گے، تو سمجھ جائیں گے کہ آپ جس نعرے کے ساتھ یہاں پر اقتدار پر آئے تھے، وہی بات ہم کہتے ہیں کہ ہماری مادری زبان کو ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو آپ سماجی انصاف کی بات کرنے والے، سوشل جسٹس کی بات کرنے والے، ہم کو جو ہے ہمارا زبان دیجیے۔ تو اصل میں اردو زبان یا کوئی بھی زبان ہو، اس کو بچانا، اس کی بقا، اس کی ترقی اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا کام میں اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے نہیں ہوگا، بچوں سے، وہاں سے لینا چاہیے۔ وہ بھی بڑے اچھے انداز میں اشرف صاحب نے کہا، بچوں پر ہم کو توجہ دینا چاہیے، وہاں سے اردو زبان پروان چلے گی۔ جب بال سفید ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بچہ اردو پڑھے گا، بچہ ادب کے اندر ماہر بنے گا، تو بچوں کا جو ادب ہے، ادب اطفال، اس پر خاص توجہ ہم کو کرنی چاہیے۔ آج زمانہ بدل چکا ہے، کتابوں کا زمانہ بہت کم ہے، ابھی جو ہے سب انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، اور جسے کہتے ہیں کہ عالم ہندسہ، ڈیجیٹل ورلڈ، وہ زمانہ ہے۔ تو بچے سارے اسی کی طرف، گوگل صاحب مولوی صاحب ہو گئے نا، جی وہ بھی بتا دوں، تو وہ جو ہے اس کے اندر اپنا مواد ہم کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک میں دیکھتا ہوں کہ ایک کارٹون آتا ہے عبد الباری، وہ بھی عبد الباری ہے، عبد الباری آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو سنایا ہوگا، کتنے بچے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ عبد الباری اردو میں ہے اور اچھی باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف پروگرام ہم کو کارٹون کے ذریعے سے کمپیوٹر کے اندر بھرنا چاہیے۔ اور لوریاں دینا تو بھول ہی گئے، ہم بچپن میں جو ہے ماں سے لوریاں سنتے تھے، تو لوریوں کا رواج پھر سے شروع ہو۔ بہترین لوری تو اردو ہی میں ہو سکتی ہے، اور کون سی زبان میں ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح بصری مواد، ویڈیو کنٹینٹس ہم کو بڑھانا پڑے گا اردو میں اگر کچھ کام کرنا ہے۔ اور پھر بچوں کے اندر آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو بچے اسی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، تو سائنس کو اردو میں پڑھانا پڑے گا۔ سائنسی کوئز وہ کسی بھی زبان میں اپنے اسکول میں پڑھے، مگر ان کی زبان کی چاشنی کو بڑھانے کے لیے سائنس کو، ریاضی کو، میتھمیٹکس کو، ان سب کو جو ہے ہم کو اردو میں لانا پڑے گا، وہ الگ سے ہمارے پاس پڑھیں گے۔ معیار تعلیم بہت گرا ہوا ہے، اس کی ایک بہترین مثال میں دیتا ہوں۔ اورنگ آباد شہر کے اندر CBSE سلیبس کے مطابق اردو ذریعہ تعلیم میں +2 تک پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا معیار عام CBSE اسکول کا جو معیار ہوتا ہے اس کے برابر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے شہروں کے اندر یہ شروع کریں، CBSE میں اردو میڈیم +2 تک پڑھیں، اس میں وہ فزکس بھی پڑھے گا، کیمسٹری بھی پڑھے گا، میتھ بھی پڑھے گا۔ ہم بھی تو 10ویں کلاس تک ویسے ہی پڑھ رہے تھے۔ تو وہاں اورنگ آباد کے اندر اردو کا ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بچے جو ہے احساس کمتری میں مبتلا نہیں، وہ اردو میں پڑھنے کے بعد بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کسی انگریزی ذریعہ تعلیم سے پڑھے ہوئے بچے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور اردو زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اردو زبان جو پڑھ لیتا ہے، دوسری زبان سیکھنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یہاں ہم کالجوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ تمل میڈیم کے بچے یہاں آتے ہیں، اردو میڈیم کے بچے آتے ہیں، دونوں کی انگریزی آپ کے موازنہ کر سکتے ہیں۔ تمل میڈیم کے بچے پوری کورس کو ختم کرنے کے باوجود بھی انگریزی زبان پر عبور نہیں حاصل کر سکتے، اور ہمارا بچہ جو اردو میں پڑھتا ہے فرق جو ہے انگریزی سیکھ جاتا ہے۔ یہ اردو زبان کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اردو زبان ہی بنی مختلف زبانوں کے مواد کو لے کر کے بنی، تو خصوصیت اس کے اندر ہے، اس کو جو ہے ہم کو باقی رکھنا چاہیے اور لانا چاہیے۔ تو آج یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کے اندر ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ آج یہاں جتنے بزرگان بیٹھے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں،
ہم کو اردو میں کس طرح کام کرنا چاہیے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. زمانہ بدل چکا ہے. پھر سے ہم کتابیں لکھیں, پھر سے ہم اس کی پرنٹ کرائیں, پھر سے نظم نثر کی طرف ہم جائیں, یہ ابھی چلنے والا نہیں ہے. ہر چیز آپ کو جو ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں جا کے کرنا پڑے گا. عالم ہندسہ کے اندر کام ہوگا تو اس کے اندر ریسرچ ہو, تحقیق ہو. تو الحمدللہ نیو کالج کے اندر وہاں یہ ایک چھوٹا سا شعبہ بنایا گیا ہے, ای سینٹر, ای لرننگ سینٹر ہے, مگر یہ بالکل ابتدا ہے. تو اس میں اور زیادہ ہم کو آگے ترقی کرنا چاہیے. اچھا, پھر کسی ایسی زبان جس کی سرپرستی نہیں ہو رہی ہے تو ویسی زبان کے لیے لغات اور ڈکشنری بہت ضروری ہو جاتی ہے. عام طور پر بھی لغات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اردو کے اندر ہم دیکھتے ہیں اردو انگریزی 100 سے زیادہ لغات موجود ہیں. قدیم بھی ہیں جن کا نام آپ نے بھی تذکرہ کیا, جدید بھی ہیں. وہ قدیم سے لے کر جمیل جالیبی صاحب کی ڈکشنری تک 100 سے زیادہ ہیں. اور آج ہوا یہ کہ ڈکشنری بھی ابھی کمپیوٹر کے اندر آ گئی, انٹرنیٹ کے اندر آ گئی. گوگل نے اپنا کیا. گوگل دیکھیے, ہم اردو کی قدر نہیں کرتے, مگر گوگل جب بھی زبانوں پر کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اردو کو بھولتا نہیں. یہ وائس سرچ جسے ہم کہتے ہیں نا, یعنی تلاش صوتی, جو ہم جب کسی چیز کو ہم بولیں گے تو کمپیوٹر اس کو ڈھونڈ کے نکال دے گا. لکھنے کی ضرورت نہیں, ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں. تو پہلے گوگل نے 30 زبانوں میں شروع کیا. آج تو بہت ساری زبانوں میں آ گیا. تو 30 زبانوں میں اردو کو بھی رکھا. آج بھی آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, املا کر سکتے ہیں, اردو میں بولتے جائیے, وہاں پر ٹائپ ہوتا جائے گا. تو سارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ سب اعتراف کرتے ہیں کہ اردو کا مقام کیا ہے. جو اعتراف نہیں کرتے وہ میں اور آپ ہیں. تو کون دنیا کے اندر اردو زبان کو بچا سکتا ہے جب ہم خود نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر چیز میں, اچھا ڈکشنری کے بارے میں, لغات کے بارے میں جو گوگل میں ہے, سب سے کمزور ڈکشنری اردو کی ہے. آپ الفاظ تلاش کیجئے, ملتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام لغات گوگل نے اتنا اوپن کیا ہے, اتنے کھلی فضا میں اس کو بنا کے رکھا ہے. آپ ایک نیا لفظ انگریزی میں اس کا ترجمہ اس میں اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. گوگل سے ریکویسٹ آپ بھیجیں گے تو وہ تحقیق کرے گا, اگر صحیح ہے تو اس کو شامل کر دے گا. تو میں اور آپ کیا ہم اس کو جانتے ہیں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ پہلے ہمارے پاس معلومات کی کمی, اور دوسرا جو جانتے بھی ہیں وہ کیا اس پر کبھی عمل کیا ہے. تو آج ڈیجیٹل ڈکشنری کے لیے اس کو سب سے زیادہ اچھا لغت بنانے کے لیے میرے اور آپ کی ضرورت ہے. تو پہلے سب سے پہلے سیکھیے, کوئی الفاظ کا معنی وہاں پر تلاش کیجیے, اگر نہیں ملا تو فوراً آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کیجیے. اسی وقت جو ہے یہ زبان زندہ ہو سکتا ہے. جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے اردو کا مقام اور مرتبہ دیکھا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے پاس لے لیا. اردو لغت میں کتنے انگریز ہیں, نام گنتے جاؤں تو 15-20 کے قریب آ جائے گا. اور ولیم کالج جو کلکتہ کا ہے, وہاں پر اردو ادب کا کتنا کام ہوا ہے. تو ناطق لکھنوی جس کے اشعار آپ نے بھی پیش کیے, اردو زبان ہماری, اس کا اس کے 4 اشعار ہیں جو کہتا ہے کہ ہوش پھر اس نے سنبھالا جوانی آ گئی. اردو کے بارے میں کہتا ہے شوخی وہ زندہ دلی کی زندگانی آ گئی. جو زبان حقلی تھی اس میں روانی آ گئی. جہل کا جو عیب تھا وہ دور اب ہونے لگا. علم اور اخلاق کا پاس ادب ہونے لگا. دیکھیں انگریز نے جب یہ معرکہ آرائیاں دل میں سوچے, گھیر لے گی ملک کو یہ زبان. قلعہ ولیم, یعنی ولیم فورٹ جو کلکتہ میں ہے, قلعہ ولیم میں وہ کرنے لگے صف بندیاں. ہو چکا تھا زور نثر و نظم پہلے ہی آیا. اردو کی جو خوبت تھی اس کو انہوں نے محسوس کیا اور وہاں اپنے کالج کے اندر اس کو جگہ دی. تو بہرحال آج ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ تو آج کرنے کا کام میں نے بتایا نا آپ کو کہ بڑی عمر کے لوگ, بزرگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ آج کرنے کا کام اردو کے لیے سارا انٹرنیٹ پہ, کمپیوٹر پہ کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ کریں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے SMS جو پیغامات بھیجتے ہیں اردو میں بھیج رہے ہیں؟ اگر ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. پوری اس میں 1 2 3 4 5, کوئی 8-10 خواتین میں بھی ہیں, 8-10 ہیں. تو کیا چیز ہم کو روکتی ہے؟ آپس میں ہم بات چیت کرتے ہیں, تو اگر ہم اردو میں میسج بھیجیں گے تو کیا خراب ہو جائے گا؟ تو کیا اس سے زبان پھیلے گی نہیں, کھلے گی نہیں؟ تو سب سے پہلے آج ہم اٹھنے سے پہلے تہیہ کریں کہ آپسی سارے مواصلات ہم اردو زبان میں کریں گے. SMS میں ہو یا ای میل میں ہو, اس کا استعمال کریں. تو یہ جو ہے ایک پہلا قدم ہوگا ہم اردو کو زندہ کرنے میں. پھر اس کے بعد جو لوگ کہیں گے کہ مجھے اردو لکھنا نہیں آتا,
आज ये बहुत बड़ी बीमारी है कि उर्दू पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। तो उनके लिए भी मैंने जैसे बताया कि वॉइस सर्च है, आप बोलते जाइए वो लिखता जाएगा। और फिर हमारे सारे कॉलेजेस जितने भी हैं तो उनके अंदर हमको उर्दू के शोबे में ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए हम उर्दू के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये खोज करके तनवीर साहब हैं, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब हैं, बैठ करके निकालिए, लाइए मैनेजमेंट में, हम इंशाल्लाह उसको पास करेंगे, जो खर्च होगा उसको बर्दाश्त करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी मुझे याद है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वानमबाड़ी में सबसे पहले जब ATM आया था तो उसमें उर्दू में भी मैसेजेस आते थे, याद है किसी को? कोई इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने निकाल दिया। तो मेरी और आपकी गलती है, जिस तरह रायत रसल ने लिखा कि उन्होंने 25 वजूहात लिखी हैं उर्दू की तनज़्ज़ुबी का, जिसमें 20 मेरे और आपके मुताबिक है, 5 ही अलग है हुकूमत की तरफ से, इसके तरफ से। तो हमको जो है हमको काम करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आकर काम करने वाला नहीं है। जबान हमारी है, कोई और काम करे। हुकूमत से शिकायत की अबस है, अगर हम बोलते जाएं और ये जबान मजबूत हो जाए तो हुकूमत मजबूर होगी इसको लाने के लिए। तो बड़े संजीदगी के साथ हमको सोचना चाहिए। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे अब्दुल बारी साहब हैं कि इन्होंने जिस साबित कदमी के साथ और तवातुर के साथ इन्होंने जो काम किया, इस तरह से काम करने वाले लोग चाहिए। और हमारे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर ये जो उर्दू के शोबे हैं उनको फ़आल बनाया जाए, वहीं से जो है उर्दू पनपेगी और फूटेगी। और सारे जो अरबाब हुकूमत हैं वो सोचें कि CBSE हम उर्दू मीडियम के अंदर क्यों नहीं ला सकते, ताकि उर्दू का मेयार तालीम जो है ऊंचा हो और तलबा इसकी तरफ आने लगे। तो बहरहाल ये कुछ बिखरे हुए ख्यालात थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है अब्दुल बारी साहब, उनसे जो हो सका वो उन्होंने कर दिया। मेरी और आपकी बारी है कि हम क्या करेंगे अभी। तो वो जो है सहाफत के मैदान में उन्होंने किया, अभी कितने मैदान खुले हैं हमारे लिए, उन सब मैदानों में हमको काम करना पड़ेगा। और आपको रास्ता दिखाने के लिए, रहनुमाई के लिए हमारे सब बुजुर्ग अहबाब मौजूद हैं। जब भी कोई काम उठाए वो ना नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे जरूर। जरूरत इस बात की है कि हम उठें और आगे उठकर कुछ काम करने की कोशिश करें। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि उर्दू जबान तआस्सुब से बालातर जबान है, इसके अंदर तआस्सुब की बू भी नहीं है, इसलिए कि ये मुख्तलिफ जबानों को लेकर के इत्तेहाद की अलम बरदार जबान है। और आज हम खुद मुतासिर हो गए, हम दूसरी जबानों के साथ हमारा क्या ताल्लुक, हम तमिलनाडु में रहते हैं, क्या हम तमिल को पढ़ते हैं? हमको तासुब है, नहीं पढ़ना चाहते। नहीं, उर्दू दान का ये तरीका नहीं हो सकता। उर्दू दान एक वक्त में तीन चार जबान पर जो है वो उबूर रखता है। तो ये सोच के अंदाज हमको बदलना पड़ेगा कि तमिल के अंदर भी हम उतना ही काम करें। तमिल भी जो काफी बड़ी खूबसूरत जबान है, बाबा आदम की जबान है, तो उसके अंदर भी हम काम करें, साथ लेकर चलेंगे तो उर्दू को भी ताकत मिलेगी। हम अकेला खड़ा होकर कुछ करना चाहें तो कर नहीं सकेंगे। इसलिए कि उर्दू की खासियत है कि वो दूसरे जबानों के साथ पली और बड़ी है और आज भी वैसे ही पढ़ रही है। तो इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अब्दुल बारी साहब को अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे और उर्दू की खिदमत उनसे और ज़्यादा ले। और फिर हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम उर्दू के लिए जो भी कर सकते हैं वो हम करने के काबिल बने। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्श चैनल के नाज़रीन की खिदमत में अकबर ज़ाहिद का आदाब व सलाम। हुस्न गज़ल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं उफ़ुल इबाद के सिलसिले में कुछ बातें कहूँगा, ज़रा गौर फरमाएं।